नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। नीट परीक्षा में हुई धांधली और परीक्षा लीक को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। यहां भी आए दिन परीक्षाओं के पेपर लीक होने की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है इंदौर से, जहां देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हुए पेपर लीक कांड में पुलिस ने शुक्रवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 आरोपियों में एक कॉलेज कंप्यूटर ऑपरेटर है, दीपक सोलंकी नाम है। दीपक ने कॉलेज के प्रिंसिपल के रूम से पेपर के बंडल से सील को लोहे की स्केल से तोड़कर पेपर निकाला और मोबाइल से फोटो खींचकर कॉलेज के छात्रों को 2000 से 5000 रुपए में बेच दिया, जिसके बाद प्रश्न पत्र यानी कि पेपर वायरल हो गया। पुलिस पूरे मामले में 2 और छात्रों को भी गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर से पिछले महीने 25 मई को एमबीए के प्रथम सेमेस्टर में के पेपर आयोजित किए गए, लेकिन परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो गया। जिस कॉलेज से पेपर लीक हुआ उस कॉलेज का नाम है आइडिलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके डायरेक्टर इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और अब बीजेपी के नेता हो गए हैं अक्षय कांति बम। और आरोपी है दीपक सोलंकी, जो अक्षय कांति बम के कॉलेज का कंप्यूटर ऑपरेटर है। ऐसे में अब सवाल है कि कार्रवाई के नाम पर अक्षय कांति बम के कॉलेज आइडिलिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पर विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 5 लाख का जुर्माना ही क्यों लगाया है। साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर एमबीए प्रथम सेमेस्टर का पेपर 7 दिन पहले कैसे अक्षय कांति बम के प्रिंसिपल ऑफिस में यानी कि उनके कॉलेज में कैसे पहुंच गया, जबकि नियम यह है कि किसी भी परीक्षा का प्रश्न पत्र पुलिस के पास रहता है और जिस दिन परीक्षा होती है उसी दिन कॉलेज को दिया जाता है। सिंपल सी बात। साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर पेपर लीक कांड में अब तक अक्षय कांति बम के कॉलेज की मान्यता को रद्द क्यों नहीं किया गया है। क्या अक्षय कांति बम के कॉलेज को इस मामले में बचाया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े होंगे। चर्चा के लिए मैं आपका परिचय करा देता हूं। रवि डांगी, जो कि शिक्षाविद है, अभिजीत पांडे, जो कि नेता कांग्रेस हैं, और दीक्षांत पांडे, जो कि पूर्व मंत्री हैं एबीपी के। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रवि डांगी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चलेंगे। रवि डांगी साहब, स्वागत है आपका। डांगी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरे मामले में क्योंकि देश में बहस इस बात को लेकर छिड़ी हुई है कि आखिर नीट परीक्षा को लेकर 43 लाख बच्चे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति जिसका कॉलेज है, वो नेता है, पहले कांग्रेस का होता है, बीजेपी में आ जाता है, पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक को लेकर हर राज्य सरकार से खबरें आती हैं, तो सख्ती दिखाई जानी चाहिए कि कम से कम कोई भी कॉलेज हो वो पेपर लीक करने से पहले वो कॉलेज, उसका प्रबंधन, उसका कर्मचारी 10 बार सोचे, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। बावजूद इसके 5 लाख का जुर्माना हो गया। नमस्ते भाई साहब, आपको परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा 3 साल तक या कुछ साल तक। नमस्ते भाई साहब, कॉलेज चल रहा है, दुकान चल रही है, ये संकेत क्या है? पूरी प्रक्रिया समझाइए कि पेपर आखिर कहां छपता है, कैसे निकलता है, किसकी कस्टडी में होता है और कॉलेज में कब पहुंचता है, बच्चों के हाथ कब आता है। जी धन्यवाद मनोज मनु जी। जैसा कि आपने खुद ने ही सारी बातें कह दी है कि बच्चों के भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ हो रहा है और निरंतर हम एक प्रदेश में नहीं पूरे देश में देख रहे हैं, जैसा कि अभी नीट के अंदर हुआ है, जहां डॉक्टर बनने का एक सपना सजोए हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि कैसे धांधली हुई है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने अपना क्या जवाब रखा। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी भी फिलहाल के अंदर देश के अगर नीट के बच्चों की बात करें तो अभी भी संतुष्ट नहीं है और निरंतर उनका आंदोलन जारी है जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर निरंतर चाहे व्यापम घोटाला हो चाहे अन्य घोटाले हो, लेकिन मैं अभी फिलहाल के अंदर तो जो
करंट में आपने एमबीए पेपर लीक की बात करी है, उसी पर आता हूं। और हम देख रहे हैं कि इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है, उसके बावजूद उसके पेपर इतनी आसानी से कैसे लीक हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आज पता लगा है, लेकिन इसके पहले की वे घटनाएं जो पता नहीं लगी है, या इसके साथ होने वाली वे घटनाएं जो पता नहीं चल पाई हैं। तो मैं समझता हूं कि डीएवीबी का पेपरों की छपाई से लेकर पेपर बच्चों तक पहुंचने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिखरी हुई है। उस व्यवस्थाओं पर कोई अंकुश नहीं है और व्यवस्थाओं पर कोई निगरानी नहीं है। यहाँ आपने खुद ने बताया और ये मेरी जानकारी में भी है कि जैसे कि पेपर जब एमबीए का होना था तो 7 दिन पहले एक कॉलेज में कैसे पहुंच गया, जब पुलिस की निगरानी में होना था, थानों पे जमा होना था, तो थानों से 1 घंटे पहले कॉलेज पहुंचना रहता है, आधे घंटे पहले पहुंचना रहता है, लेकिन यहाँ तो 7 दिन पहले पहुंच गया। और ऐसी कई घटनाएं इंदौर में हुई हैं जहां पर पेपर है मान लीजिए हिंदी का, लेकिन पेपर बढ़ गया इंग्लिश का, फिर गलती मानी जाती है, फिर वापस बच्चों से लिया जाता है, फिर उसे सबमिट किया जाता है, फिर पेपर किया जाता है। तो ऐसी निरंतर घटनाएं अगर हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि अभी फिलहाल के अंदर या बच्चों के भविष्य के साथ जो सरेआम, अब जैसे बच्चे वापस से एग्जाम देंगे, फर्स्ट और सेकंड जो पेपर दे चुके हैं, अब मुझे बताइए कि जो बच्चे तैयारी करके अपनी मेहनत से पेपर दे चुके हैं, अब उनको वापस पेपर देना, और पहले ही 3.5 महीने लेट हैं, अब 2 महीने और लेट रिजल्ट हो जाएगा, मतलब एमबीए की डिग्री ही लेट हो जाएगी, जो कि डीएवीबी से करने पर उन्हें यह लगा था कि समय पर डिग्रियां मिल जाएंगी। अब यहां पर आपने जो प्रश्न पूछा कि किस तरीके से पेपर छपता है, तो ये डीएवीबी का इंटरनल वो मामला होता है जहां गोपनीय रूप से पेपर छपते हैं, लेकिन ये पेपर महीनों भर पहले छप जाते हैं। मैं समझता हूं कि यहां पर कहीं ना कहीं गंभीरता ये बरसना चाहिए कि जब पेपर कॉलेजों में पहुंचने वाले हो उसके 1 दिन पहले छपे या 2 दिन पहले छपे, तो उनकी कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां प्रिंट प्रेस होते हैं वहां से भी मतलब आउट होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए अगर आप प्रिंटिंग प्रेस से ही 1 दिन पहले छपाएंगे तो मैं समझता हूं वहां पर भी एक अंकुश हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको थाने पे सेफ नहीं लग रहा है तो आप डीएवीबी के वे कॉलेज जो गवर्नमेंट के बड़े कॉलेज हैं जहां पर पेपर आसानी से सेंटर में रख कर सारे सराउंडिंग सारी जगहों पर पहुंचाए जा सकते हैं, वहां पर आप एक सख्ती से फोर्स लगाकर उन्हें रखिए और बाकायदा आप ऐसे डायरेक्टली वहां पहुंचाइए जो 1 घंटे पहले कॉलेज में। लेकिन सबसे बड़ी बात है रवि साहब, सबसे बड़ी बात है कि आजकल तो जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं वो कोई धर्मार्थ ट्रस्ट तो चला नहीं रहे हैं, वो सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। वहां पर शिक्षा का पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। और अगर यूनिवर्सिटी उन पेपर्स को जो कि होने वाले हैं एग्जाम्स के पेपर, उनको अगर प्राइवेट कॉलेजों को सौंप देगा तो जो तस्वीर सामने आ रही है, जो खबरें सामने आ रही हैं, पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है सरकार को, प्रशासन को? ये तो होना ही था, क्योंकि जितने भी लोग प्राइवेट लोग कॉलेज चला रहे हैं ये व्यवसाय कर रहे हैं और वो अपने व्यवसाय को चमकाने के लिए, बढ़ाने के लिए, फलता फूलता दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पेपर लीक तो बहुत छोटी सी चीज है, इतने बड़े बड़े कांड मध्य प्रदेश में हुए हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। हमारे साथ दीक्षांत पांडे मौजूद हैं जो कि एबीवीपी के हैं। दीक्षांत साहब वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे अच्छे से याद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उच्च शिक्षा मंत्री कौन होते थे? लक्ष्मीकांत शर्मा। बावजूद इसके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने ही मंत्री के घर जाके हंगामा काटा। क्यों? क्योंकि शिक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बीजेपी की सरकार है, पेपर लीक हो रहा है, कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ गए, और क्या मान्यता रद्द नहीं होनी चाहिए? नमस्ते सर, मान्यता रद्द की तो आखिर बात करें तो ये जैसे कि कॉलेज में अक्षय बम जी के मोबाइल से आखिर पेपर लीक होता तो मैं पूरी तरह से स्वीकार करता कि मान्यता रद्द होना चाहिए। अच्छा। पर जिन पे भी जो लोग इसमें फंसे, दीपक सोलंकी नाम का एक व्यक्ति है, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। और विश्वविद्यालय की जो गलतियां, जैसे रवि डांगी जी ने बताया है कि पेपर 7 दिन पहले कैसे चले गया, तो टीआई थाना इंचार्ज के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और कहीं ना कहीं डांगी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि पेपर 2 दिन पहले प्रिंट होगा तो व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी लोगों के पास कि कैसे वो पहुंचे, चीटिंग करने वाले, अपना लीक करने वाले वो व्यवस्था जुटाएंगे, तब तक परीक्षा हो जाएगी। इस बात से मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र परेशान हुए वापस से परीक्षा देना। पांडे जी, दिल्ली में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया थे, अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए, झारखंड में भी झारखंड के मुख्यमंत्री अंदर चले गए,
वहां आप देख रहे हैं कि किसके मोबाइल से लीक हुआ है, किसके मोबाइल से नहीं लीक हुआ है। अरे भाई, सरकार चला रहे मुख्यमंत्री को आपने आबकारी घोटाले में जिम्मेदार बना दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को उठा के भीतर कर दिया, और यहां आप ये देख रहे हैं कि किसके मोबाइल से मैसेज गया है और किसके मोबाइल से नहीं। नहीं, अगर 1% भी अक्षय बम जी इसमें शामिल होते तो उनपे भी कार्रवाई होना चाहिए। 1% भी आखिर कहीं ना कहीं शामिल है होते। अच्छा, अभिजीत पांडे जी कुछ कहेंगे या मुस्कुराते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ और पूरी तर्कों के साथ बात करने आया हूँ यहाँ पे मैं। हाँ। देखिए, वॉशिंग मशीन में जो भी जाता है बिल्कुल साफ हो जाता है, ये बात समझ जाएंगे। आवाज ही चली गई। मनोज जी, मैं हाँ। बात रखूं? हाँ, जैसे कि सबसे पहली बात तो यह है कि आज जब यूनिवर्सिटी की परिषद की बैठक हुई तो उसमें जो निर्णय लिए गए, क्या वो संतोषजनक हैं या वो पर्याप्त हैं? तो मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों के भविष्य के हिसाब से वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। 3 साल के लिए केंद्र नहीं बनाना और 5 लाख का जुर्माना, मैं समझता हूं ये सिर्फ दिखावटी कार्रवाई है। दूसरी बात, किसके फोन से गया, किसके फोन से नहीं गया, ये महत्वपूर्ण बात नहीं होती। किसके कॉलेज से गया, ये महत्वपूर्ण बात होती है। उसकी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अगर ये हुआ है तो मैं समझता हूं कि उस कॉलेज की मान्यता रद्द होना चाहिए। लेकिन जब आप डीवीपी के जिम्मेदार व्यक्तियों से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे कि बच्चे अभी निरंतर वहां पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके आगे के एडमिशन उस पर बंद करके उसे बंद करना चाहिए। लेकिन ये अगर पेपर लीक हो या पेपर लीक के अलावा एजुकेशन का कोई भी इस प्रकार का कार्य हो तो मैं समझता हूं उसमें सरकार भी जिम्मेदार होती है। सरकार भी जिम्मेदार होती है। यहाँ अभिजीत एक पांडे आ गए हैं, बीच में उनके तकनीकी खराबी हो गई थी। पांडे साहब, एक तो आप थोड़ा सामने आ जाए कैमरे के एकदम, क्योंकि अभी आपका पोज जो है ना वो थोड़ा शाहरुख खान स्टाइल का लग रहा है। तो हाँ, अब ठीक है, अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के टाइप के आप लग रहे हैं। हाँ, बताइए। देखिए, अभी मेरे साथी एबीपी के साथी उन्होंने बोला है कि अक्षय बम के मोबाइल से अगर ये लीक हुआ होता तो उन पर कार्रवाई होती। मेरा कहना सीधा सा है कि पर्चा, जो गोपनीय पर्चा होता है, वो विश्वविद्यालय किसी प्यून के हवाले नहीं करता है, पहला विषय। और 8 तारीख 6 महीना 2024 को कार्यपालन निदेशालय पत्र है, वो पत्र में स्पष्ट तौर पर टीआई साहब को बोल रही है कि चूंकि ये जो पेपर था ये मेरे पास रखा हुआ था और मैंने इसको थाने पे जमा नहीं करा है। मेरे साथी को बता दूं कि पेपर उनने थाने पे जमा नहीं करा, उनका सीधा उद्देश्य ही था मेरे हिसाब से तो इस पेपर को लीक करना। लेकिन यहाँ पे साथी बोल रहे हैं कि अक्षय बम की कोई इसमें गलती नहीं है। हाँ, बिल्कुल गलती इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आ गए वो। अगर वो कांग्रेस में होते तो 1 साल पहले एक कॉलेज की मान्यता रद्द करी गई है, मेडियन कॉलेज की मान्यता रद्द करी गई थी पेपर लीक को लेकर। आपको बताना चाहता हूं मैं, तो ऐसा पक्षपात क्यों किया जा रहा है? बोलना अब इनसे बात करिए। दीक्षांत पाटीदार जो है आपकी बात सुन के मुस्कुरा रहे हैं। अगर ये बम जो अक्षय बम है, जिन्होंने ये पेपर लीक का विस्फोट इनके कॉलेज से हुआ है, अगर ये कांग्रेस में होते तो अभी तक तो बुलडोजर पहुंच जाता। पता नहीं कॉलेज की क्या दुर्दशा हो गई होती। क्यों पाटीदार जी मुस्कुरा रहे हैं? बड़ी फजीहत हो रही है आपकी। भैया मेरी बात पूरी नहीं हुई, एक मिनट आप समझ, एक मिनट का समय लेना चाहता हूँ। अच्छा, ले लीजिए। कार परिषद की मीटिंग होती है, मैं फिर 8 साल से मैं छात्र राजनीति में देख रहा हूँ चीजों को। कार परिषद की बैठक में एजेंडा आता है और एजेंडा बिना बहस बिना आपत्ति के हो जाता है कि केवल 5 लाख का जुर्माना हो जाएगा। आपको बता दूं, आपको जानकारी होगी, वापस से 2 परीक्षा कराने में विश्वविद्यालय को तकरीबन 13 लाख रुपए खर्च करना पड़ेंगे। कितने लाख रुपए? 13 लाख रुपए। और जुर्माना कितने का होता है? 5 लाख रुपए का होता है ना। बाकी के पैसे कौन देगा? बाकी के पैसे कौन देखिए, देगा? इस बात से तो मैं आपकी सहमत हूँ। हमारा संगठन भी इस बात की विरोध करेगा और अक्षय कांति बम पे भी कार्रवाई उसके लिए हमारा संगठन आगे तय कर रहा है। नहीं, बहुत देर हो चुकी होगी ना, तब तक तो आपके ऊपर इतने आरोप लग गए होंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। देखिए, नीट में क्या फजीयत हो रही है आपकी। नीट में क्या, अगर शुरुआती दौर में ये कदम उठा लिए जाते, अगर शुरुआती दौर में ये कदम उठा लिए जाते, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान कर दिया। और मैं आपको बता रहा हूं, इस मसले पर इतना दबाव होगा कि आपको ये परीक्षा कैंसिल करनी पड़ेगी। और अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होगी तो बड़ा धब्बा आपकी सरकार पर लगने जा रहा है। भैया देखिए, इस पूरे विषय के अंदर देखा जाए ना तो मध्य प्रदेश पेपर लीक एग्जाम घोटालों का एक हब बन गया है।
नर्सिंग घोटाला, व्यापम घोटाला, लेकिन आप सारे पेपरों का प्रथम कुछ शुक्र देखेंगे तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट मध्य प्रदेश शासन सरकार दे रही है, तो अपने गुणगान गा रही है, लेकिन देश का और शहर प्रदेश का छात्र रोड पर है, परेशान है। आज नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन किया है। केवल और केवल सरकारी विफलता है कि छात्रों पर ध्यान नहीं दे रही है। दीक्षांत पाटीदार, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो इस तरह के मामलों को बड़े गंभीरता से देख रहा है और हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी नीट के मामले पर भले ही आपकी सरकार है, आपके राष्ट्र के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, नीट भी केंद्र सरकार के अधीन आता है और इसके साथ साथ एनटीए भी केंद्र सरकार के अधीन आता है, बावजूद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रहा है इस पर। मध्य प्रदेश में आप लोग क्यों चुप बैठे हैं भाई? मध्य प्रदेश में भी चल रहा है नीट की एग्जाम के लिए प्रदर्शन और एमबीए के पेपर के लिए भी अरे हमने नीट निरंतर से प्रदर्शन तो करा। निपट लेंगे बाद में, पहले जो नीट क्लीन है कि नहीं है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये जो कांड हुआ है मध्य प्रदेश में, पेपर लीक हुआ है, ऐसे संकेत जाने चाहिए मध्य प्रदेश में कि दोबारा किसी कॉलेज से ये हिम्मत ना हो कि पेपर लीक हो जाए। नहीं, निरंतर पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं आपको कि अगली बार कोई पेपर लीक भी नहीं होगा और इन पे भी कार्रवाई के लिए एबीवीपी प्रदर्शन करेगा और अभी भी कर ही रहा है। नहीं तो पहला सबसे पहला प्रदर्शन भी पेपर लीक हम लोगों ने करा था। आप ये मांग करते हैं कि अक्षय कांति बम के कॉलेज की मान्यता को खत्म करना चाहिए? देखिए, ऐसा हमारा संगठन तय करेगा और आखिर विद्यार्थी हित में आखिर खत्म करना भी पड़ेगा तो बिल्कुल करना चाहिए। मेरा एक विषय पे कहना है, कल आयुक्त महोदय का कहना था कि हम एक क्राइटेरिया तय कर रहे हैं, ये मैसेज दे रहे हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं हो। तो मेरा कहना यह है कि आप 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाकर सभी कॉलेज को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं पेपर लीक करने के बाद। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इस बात अरे मनोज जी कुछ बच्चों पे बात कर लें अपन। नहीं, दीक्षांत पाटीदार भी कह रहे हैं कि गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए कि 13 लाख खर्चा हो रहा है और 5 लाख का जुर्माना लगा के ले आप निकल लिए। 5 लाख के जुर्माने से क्या होगा? बच्चों के भविष्य के साथ क्या होगा? और अगर इस पेपर को बेच के कोई, अगर मान लीजिए कि दूसरी कोई ऐसी व्यवस्था होती है और दूसरी व्यवस्था में आदमी अब ज्यादा पेपर बेचेगा, बोले यार जुर्माना ही 5 लाख रुपए लगता है, चलो 20 लाख रुपए कमा लेते हैं, 5-7 लाख रुपए जुर्माना भर देंगे, बाकी तो कमा लेंगे। तो ये जो ट्रेंड है, ये जो संकेत है, ये खतरनाक है। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्रतिशत लापरवाही विश्वविद्यालय प्रशासन की। मनोज जी हाँ डागी साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे दीक्षांत जी भी बैठे हैं, पांडे जी बैठे हैं, सभी बात कर रहे हैं, आप भी बहुत, मतलब जो सब्जेक्ट था जहां से लेकर चले, इसमें एक कमी महसूस हो रही है। अगर एमबीए का बच्चा और बैठा होता तो उसके दर्द को बयान करता। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ नीट की बात नहीं, यहाँ बच्चों के भविष्य की नीड की बात करना है कि नीट क्या है, क्या शासन उस पर, सरकार उस पर खरी उतर पा रही है या यूनिवर्सिटियां खरी उतर पा रही हैं। तो यहाँ पर जो एमबीए के पेपर सामने आया है, इससे ये पता लगता है कि पुराने एजुकेशन जो निरंतर चलते आ रहा है उसमें भी बहुत सारी गफलत गलतियां होते आ रही होंगी, लेकिन वो सामने नहीं आ पाई हैं। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी एग्जामों में सामने चीजें आ रही है, अभी यहाँ पर इस सिस्टम को बहुत सुधारने की आवश्यकता है। बच्चा बहुत डिप्रेशन की स्थिति में, बच्चा बहुत स्ट्रेस की स्थिति में है। हम देख रहे हैं पेरेंट्स भी बहुत डिप्रेशन की स्थिति में है। जैसे तैसे शहर पढ़ाने के लिए बहसता है, महंगाई का समय है, महंगाई का शहर है, और उसके बाद बच्चों को एग्जाम देना है। कहना सही है, हाँ। वो तो कहना आपका सही है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि सत्ता के शिखर पर बैठे पदों पर लोग जब तक नहीं सुधरेंगे ना, व्यवस्था नहीं सुधरती। किसी भी क्षेत्र के माफिया हो, अब एजुकेशन क्षेत्र के माफिया देखो, अक्षय कांति बम, जब जीतू पटवारी उच्च शिक्षा मंत्री बने तो ये भाई साहब उनकी शरण में चले गए और उन्होंने लोकसभा का टिकट दे दिया। उसके बाद जब उनको लगा कि यहाँ दुकान ठीक नहीं है और ये तमाम सारी चीजें ये उल्टी पड़ जाएंगी, तो वो दूसरी तरफ निकल लिए और उसके बाद भी वो आज तक उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई है। देखिए, अक्षय कांति बम पहले कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी बने, फिर बीजेपी में चले गए, फिर उसके बाद 307 का उनका केस चल रहा था, फरार रहे, लेकिन शहर में घूमते रहे, हमें भी दिखता रहा, आप भी देखते रहे, कहीं ना कहीं लोगों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करी। और अब उनके पेपर, उनके कॉलेज से पेपर अगर लीक हो रहा है तो ये घटना, ये दीपक सोलंकी कितने सालों से वहां काम कर रहा है, कितने सालों से पेपर निकालता आ रहा होगा, कितने सालों से देते आ रहा होगा, ये प्रश्न बनता है। क्या पीछे जाके जांच हो पाएगी? दूसरी बात, क्या कॉलेज को 3 साल केंद्र ना बनाना 5 लाख पर्याप्त है? ये सब चीजें, क्या बच्चे 2 पेपर दे चुके वो वापस देने के लिए रवि डांगी साहब, हम ये सवाल उठा रहे हैं, हम ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री? क्या संकेत देनी चाहती सरकार? मजाक बनकर रह गया मध्य प्रदेश। ठीक है, नीट के मामले पर हो रहा है, लेकिन ये मध्य प्रदेश की नहीं, उत्तर प्रदेश से पेपर लीक होने की खबर आती है, राजस्थान से पेपर लीक होने की खबर आती है,
मध्य प्रदेश तो हब बन गया है। व्यापम जैसा कांड, तमाम बड़े बड़े नाम निकल कर आते हैं, एक भी सफेद पोश, एक भी बड़ा अधिकारी इस मामले में नहीं जाता है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा गया, छोटी छोटी मछलियों को जेल भेजा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई। आज भी सैकड़ों लड़के अंदर, उनके पिता, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे जेल में मौजूद हैं। कौन सा बड़ा नेता गया भाई? मनोज जी, सरकारी सिस्टम का एक घपला था। पीएससी में भी यही हुआ, वन रक्षक भर्ती परीक्षा में यही हुआ, तमाम सारे मामले निकल कर आ रहे हैं। नर्सिंग वाले मामले में भी यही हुआ। और दूसरा जो सबसे बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, आगे जाके इस पर खुलासा करेंगे कि जो वजीफा मिलता है, जो छात्रवृत्ति मिलती है एससी और एसटी की और ओबीसी की, उसमें भी बड़ा गड़बड़ झाला है। उसके तमाम तथ्यों को हम जुटा रहे हैं और हम बताएंगे कि कैसे फर्जीवाड़ा, वो लिस्ट जो एक कॉलेज में पहुंचती है उस पर छात्रवृत्ति मिल जाती है, वही दूसरे कॉलेज में पहुंच जाती है उस पर भी मिल जाती है, और उसी की संख्या तीसरे कॉलेज में पहुंच जाती है। करोड़ों का घोटाला हो रहा है। ये बिना सरकार में बैठे मंत्री, सफेद पोश अधिकारी, कॉलेज प्रबंधन के संभव है क्या? पाटीदार साहब, कुछ तो बोल दीजिए पाटीदार साहब। जी मनोज जी बताइए। देखिए सिस्टम के और बोल रहे हैं आप इसमें कि जो थानों से वापस बुलाए गए, यूनिवर्सिटी ने मतलब कॉलेजों से जो वापस बुलाए हैं पेपर, उनकी भी सील टूटी हुई पाई गई है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। यदि कॉलेजों से अभी जैसे संघवी कॉलेज और अन्य कॉलेजों की रही है, अगर इस प्रकार से पेपर वापस बुलाने मैं आपको एक मिनट बीच में रोकना चाहता हूँ, एक मिनट रोकना चाहता हूँ। संघवी कॉलेज से याद आया, एक पत्र है संघवी कॉलेज का जिसमें विश्वविद्यालय को बोल रहा है कि हमारे पास किसी भी प्रकार का स्टाफ या व्यवस्था नहीं है। मेरा कहना यह है कि आप भी एक बड़े शिक्षा विद्वान है और सब जानते हैं कि कॉलेजों को मान्यता देने के पहले स्टाफ से लेकर सारी चीजों की जांच होती है, उसके बाद ही मान्यता दी जाती है। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने ऐसे कॉलेज को मान्यता ही कैसे दे दी जहां पे स्टाफ ही नहीं है? वो खुद ऐसा लिखित में लेटर दे रहा है विश्वविद्यालय को। आज ही पूरा विषय सामने आया है। अरे साहब, ये सिस्टम पर मतलब बड़ा अरे वो छोड़ दिए नर्सिंग। अभी हाल ही में चंद दिनों पहले रिपोर्ट आई है ना कि सीबीआई ने अपनी जांच में जिन नर्सिंग कॉलेजों को सूटेबल बताया, वहां मक्खियां उड़ रही हैं, स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे। किस पे भरोसा करोगे आप? ये भाई सीबीआई है, ये भाई सीबीआई के इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने व्यापम घोटाले की जांच की है। क्या व्यापम में जो कार्रवाई हुई है, व्यापम की जो जांच हुई है, क्या वो जांच सही है? सवाल तो उठने चाहिए। क्या दोबारा जांच नहीं होनी चाहिए? सबूत सामने है भाई, क्या करेंगे? पाटीदार जी। बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। विश्वविद्यालय, जैसे अभिजीत भैया ने बताया कि संघवी कॉलेज की मान्यता नहीं होना चाहिए उनको। विश्वविद्यालय में कुलपति अपने हिसाब से सारी चीजें कर देना, कोई क्राइटेरिया तय नहीं है। सेंटर भी ऐसे बनाते हैं कि जहां सीसीटीवी कैमरा होता है और इंदौर से 20-20 किलोमीटर, 30-30 किलोमीटर अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षा के केंद्र बना दिए, जहां ना छात्र सही से पहुंच पाता है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। क्या क्राइटेरिया? विश्वविद्यालय सब अपने हिसाब से, कुलपति के अपने हिसाब से पूरा विश्वविद्यालय चला रही है। पूरा पूर्ण विरोध करते इस काम। आप लोग क्या कर रहे हो? आप तो छात्रों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन हो, आप लोग क्या कर रहे हो? छात्रों की लड़ाई निरंतर जारी है, कुलपति के सामने आंदोलन निरंतर चल रहा है। मंत्री महोदय नहीं सुन रहे आपकी? मंत्री महोदय से बात करी थी तो उन्होंने भी कहा था ये एमबी पेपर लीक वाले में कार्रवाई करेंगे। तो जब आपकी नहीं सुन रहे तो हमारी और दांगी जी की और पांडे जी की कौन सुनेगा? पाटीदार जी, मेरा तो कहना यह है कि परिषद बीजेपी से इंटरलिंक मंत्री जी का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय माँ अहिल्या के न्याय के लिए जाना जाता है, इंदौर शहर भी। और आने वाली हमारी पीढ़ी, ये जो पूरा सिस्टम है इससे बड़े पीढ़ी होने वाली है। मेरा परिवार, आपके परिवार, सभी के परिवार के। तो इसको सुधारने की आवश्यकता बहुत ज्यादा सख्ती से थी। मध्य प्रदेश शिक्षा के अंदर विशेष कर, चाहे स्कॉलरशिप घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, आप देखते जाइए, बैक टू बैक एक भी ऐसा एजुकेशन का सिस्टम नहीं है जो आपको डैमेज नहीं मिलेगा। तो कड़ी कार्रवाई होना ही चाहिए। जी बोलते जाइए।
मैं यही कह रहा हूं कि अभी जो शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री हैं इंदर परमार जी, वो ऑलरेडी पहले स्कूली शिक्षा मंत्री थे, उनका प्रमोशन अगली सरकार में, इस सरकार में हो गया और उच्च शिक्षा मंत्री बन गए। लेकिन उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने में कितने मतलब वो सफल हो पाए नहीं हो पाए, ये हमें पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि ये कॉलेज पर सुन लेते हैं, क्योंकि अभी हमने अपना संवाददाता उनके पास भी भेजा था, मंत्री जी के पास। मंत्री जी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, समय का अभाव है। शुक्रिया हम करेंगे डांगी साहब आपका, आपने विस्तार से चर्चा की, प्रकाश डाला। अभिजीत पांडे आपका भी और दीक्षांत पाटीदार आपका भी। लेकिन मैं सभी से यह कहूंगा, कम से कम छात्रों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़िए, बातों को उठाइए और नहीं माने तो संकेत दीजिए। फिलहाल इतना ही मुद्दे की बात में। नमस्कार।